नाउ चैप्टर नंबर 6 है, दैट इज ग्राम विकास में भूमि सुधार का महत्व। पहला प्रश्न है कि भूमि सुधार के विषय में किस सूची से संबंधित है। तो भूमि सुधार का जो विषय है वह स्टेट सब्जेक्ट है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी सही जवाब हो जाएगा। भूमि सुधार से संबंधित विषय राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं, अर्थात इससे संबंधित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानसभा के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। संविधान में 9वीं अनुसूची को भूमि सुधार विधान को वैधानिक मान्यता देने के उद्देश्य से शामिल किया गया था। जब संविधान आप पढ़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, तो वहाँ पर आपका पहला जो संशोधन देखते हैं वो भूमि सुधार संबंधित होता है। चलो आगे पढ़ते हैं, जीके का पार्ट होगा वो। वर्तमान समय में कितना प्रतिशत कृषि भूभाग चकबंदी व्यवस्था के अधीन है। ऑप्शन यहाँ पर डी सही जवाब होगा, 49%। वर्तमान समय में 49% कृषि भूभाग चकबंदी व्यवस्था के अधीन है। यह एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें जोतों के आकार को विस्तृत करके खेती की जाती है। अर्थात भारत के कुछ राज्यों में चकबंदी व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। चकबंदी व्यवस्था से उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि होती है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1793 में अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किस प्रांत में लागू नहीं की गई थी। तो अस्थायी बंदोबस्त को बंगाल, बिहार, उड़ीसा, लेकिन अवध जो है संबंधित नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब हो जाएगा। वर्ष 1793 ईस्वी में अस्थायी बंदोबस्त या जमींदारी व्यवस्था बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लागू की गई थी। उस समय बिहार एवं उड़ीसा बंगाल प्रांत के अंतर्गत ही आते थे। इस व्यवस्था को भारत में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। इसे अवध में लागू नहीं किया गया था। इस व्यवस्था को ब्रिटिश भारत की करीब 19% भूभाग पर लागू किया गया था। ठीक है, तो ध्यान देना है। पूछा जाता है अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था, तो सबसे पहले आप जानते हैं बंगाल में लागू हुई थी। तो याद रखिएगा, डेट वगैरह पूछा जाता है तो 22 मार्च लगाना है। चलो आगे बढ़ते हैं। जमींदारी व्यवस्था ब्रिटिश भारत की कितने प्रतिशत भूभाग पर लागू थी। तो सिंपल सा भी आपने देखा, ऑप्शन यहाँ पर डी सही जवाब 19%। कौन सा अंग्रेज अधिकारी महालवाड़ी व्यवस्था को लागू करने का प्रस्ताव लाया था। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा हार्ट मैकेंजी, ऑप्शन बी। देश में रैयतवाड़ी एवं अस्थायी बंदोबस्त की असफलता के बाद महालवाड़ी व्यवस्था का प्रस्ताव सर्वप्रथम वर्ष 1819 ईस्वी में हार्ट मैकेंजी द्वारा लाया गया था। इस प्रस्ताव को वर्ष 1822 ईस्वी के रेगुलेशन 7 द्वारा कानूनी रूप से इसको प्रदान किया गया। तमिलनाडु के बारामहल में रैयतवाड़ी व्यवस्था को कितने वर्षों के लिए लागू किया गया था। सही जवाब होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी 10। वर्ष 1792 में तमिलनाडु की बारामहल में अलेक्जेंडर रीड ने रैयतवाड़ी व्यवस्था को 10 वर्षों के लिए लागू किया गया था। और वर्ष 1820 भी मद्रास प्रेसिडेंसी में थॉमस मुनरो एवं अलेक्जेंडर रीड की संस्तुतियों के आधार पर रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई। और 1820 ईस्वी में कंपनी ने इसे कर्नाटक के अनेक क्षेत्रों में भी लागू किया। अगला प्रश्न है कि सीमांत जोत श्रेणी में कितना % भूमि क्षेत्र शामिल पाया जाता है। आपका सही जवाब होगा 1 हेक्टेयर से कम। क्रियाशील भूमि जोतों को क्रमशः सीमांत जोत, लघु जोत, अर्धमध्यम जोत, मध्यम जोत तथा बृहद जोत में वर्गीकृत किया जाता है। सीमांत भूमि जोत में 1 हेक्टेयर से कम भूमि क्षेत्र तथा बृहद जोत में 10 हेक्टेयर से अधिक भूमि क्षेत्र शामिल होता है। डिटेल में जब घटना चक्र आप कवर किए होंगे तो आपको यहाँ पर चारों के पैमाना जो है वो आपने पढ़ा होगा दोस्तों। ये सेकंड जो सीरीज कराई गई थी 1000 MCQ वाली, वहाँ पर टू द पॉइंट नोट में भी आपने देखा होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भूमि सुधार से आशय क्या होता है। आपका सही जवाब होगा
भूमि संबंधों का नियोजन, जोतों के स्वामित्व का पुनः वितरण, जोता का पुनर्गठन। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। निम्न में से कौन भूमि सुधार के उद्देश्यों में शामिल है? तो आर्थिक असमानता को दूर करना, काश्तकार सुरक्षा, भूमि स्वामित्व प्रदान करना। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है कि काश्तकारी व्यवस्था में पट्टेदार किसानों के प्रमुख वर्ग निम्न में से कौन नहीं थे? यहां पर आपका सही जवाब होगा सामान्य काश्तकार। ऑप्शन बी। काश्तकारी व्यवस्था में काश्तकार भूमि का मालिक नहीं होता है, बल्कि जमीन काश्तकारों को पट्टे पर देता है। सामान्यतः पट्टेदार किसानों के 3 वर्ग पाए जाते थे: अस्थायी काश्तकार, इच्छाहीन काश्तकार और उपकाश्तकार। इनमें यादृच्छिक तथा उपकाश्तकारों की स्थिति दयनीय होती थी, अतः विकल्प बी सही है। नेक्स्ट, स्वतंत्रता पूर्व लगान का नियमन किस आधार पर किया जाता था? तो प्रथा पर भी, डिमांड पर भी, संभरण रहा, सभी के सभी। ऑप्शन यहाँ पर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। स्वतंत्रता के पूर्व लगान या तो प्रथा के आधार पर या मांग अथवा संभरण की बाजार की शक्तियों के आधार पर नियमन किया जाता था। लगान का बोझ अधिक था, जो कुल उत्पादन का 34 से 75% तक था। कुछ राज्यों में तो लगान की सीमा 50% तक निर्धारित की गई थी। प्रथम तथा द्वितीय योजना में यह सिफारिश की गई कि लगान सकल उपज का 1/4 अथवा 1/5 से भी अधिक नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है, वर्ष 1972 ईस्वी की नीति के तहत एक फसल वाली सिंचित भूमि के संबंधों में कितनी भूमि निर्धारित की गई? यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा 27 एकड़। ऑप्शन सी। वर्ष 1972 में भूमि की निर्धारित सीमा संबंधी कानून को लागू किया गया। सीमा निर्धारण के लिए परिवार को इकाई न मानकर व्यक्ति को इकाई मान लिया गया। इसमें एक फसल वाली सिंचित भूमि के संबंध में 27 एकड़ तथा शुष्क क्षेत्रों में 54 एकड़ भूमि को निर्धारित किया गया है। अगला प्रश्न है, भूदान आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? पहला है 1951, 1952, 1955 है और 1958 है। तो भूदान आंदोलन जो प्रारंभ हुआ है वर्ष 1951 में। ऑप्शन यहाँ पर ए सही जवाब हो जाएगा। भूदान आंदोलन 1951 में आंध्र प्रदेश में विनोबा भावे के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था। इसके कुछ समय पश्चात वर्ष 1957 ईस्वी में ग्राम दान आंदोलन तेलंगाना में प्रारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य भूस्वामियों और पट्टेदारियों को अपनी भूमि अधिकारों को त्याग करने के लिए तैयार करना था, जिसके बाद सारी भूमि का समतापूर्ण वितरण कर उसे संयुक्त जुताई के उद्देश्य के लिए ग्राम संस्था की अस्थायी संपत्ति बनाना था। विनोबा भावे ने भूदान एवं ग्राम दान के द्वारा भूमि निजी स्वामित्व को दूर करने की आशा व्यक्त की थी। तो याद रखिए, भूदान आंदोलन यदि होता है तो 1951 आंध्र प्रदेश, वहीं पर अगर ग्राम दान आंदोलन पूछा जाता है तो 1957 तेलंगाना। अगला पूछा जा रहा है 1957 में ग्राम दान आंदोलन किस देश के लिए, देश के किस क्षेत्र में प्रारंभ हुआ था? तो सिंपल सी बात, तेलंगाना। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किन कारणों से भूदान की सफलता सीमित रही? यहाँ पर आपका सही जवाब जो है वह होगा केवल और केवल ऑप्शन सी, कि जुताई योग्य भूमि का वितरण न होना। भूदान आंदोलन का प्रभाव सीमित रहा। इसके कारणों में प्रमुख था दान में दी गई भूमि का जुताई योग्य न होना तथा भूमि का काश्तकारों से विवादित पूर्ण होना। ग्राम दान में भी वही ग्राम की भूमि दी गई जिस पर सरकारों या काश्तकारों से विवाद था। हालांकि भूदान के बदले भूस्वामियों को आगत सहाय और अन्य सुविधाएं मिली।
अगला प्रश्न है कि भूमि अभिलेखों का नवीनीकरण किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था? आपका सही जवाब होगा 7वीं, ऑप्शन बी। भूमि अभिलेखों का नवीनीकरण योजना 7वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी। इसका प्रारंभ भूमि अभिलेखों के रिकॉर्डों, रख रखाव तथा ग्रामीण व्यवस्था में प्रावर्तन की प्रक्रिया के सामंजस्य पूर्ण संचालन हेतु किया गया था। 8वीं पंचवर्षीय योजना में इसके लिए 48 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। अगला प्रश्न है कि भूमि अभिलेखों का नवीनीकरण योजना किन कारणों से पूर्ण प्रगति नहीं प्राप्त कर सकी? यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि भूमि सुधार उपायों अथवा भूमि सुधार नीतियाँ किन कारणों से प्रभावकारी नहीं साबित हुई? मौखिक काश्तकारी का अधिक होना, राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव, प्रशासनिक तंत्र की उदासीनता। ऑप्शन यहाँ पर डी सही जवाब होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है कि भूजोतों की चकबंदी से क्या आशय होता है? आपका सही जवाब होगा गांव के बिखरे खेतों को एक जगह मिलाना, ऑप्शन सी। भूजोतों की चकबंदी से आशय होता है गांव के विभिन्न भागों में बिखरे हुए खेतों को एक जगह या स्थान पर मिलाना। यह अपखंडन की समस्या का एक महत्वपूर्ण हल है। इसके तहत चकमार्ग, संपर्क मार्ग, नाली, सामान्य आबादी, अनुसूचित जाति जनजाति एवं सार्वजनिक प्रयोजन से भूमि आरक्षित की जाती है। यह भूमि सुधार तथा ग्राम विकास दोनों ही की दृष्टि से लाभकारी माना जाता है। एक स्थान पर आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने में सहायक होता है। अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम बड़ौदा में चकबंदी अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? बड़ौदा, गुजरात में। आपका सही जवाब होगा वर्ष 1920 ईस्वी, ऑप्शन बी। भारत में चकबंदी की आवश्यकता को पहले ही समझ लिया गया था, इसलिए वर्ष 1920 ईस्वी में सबसे पहले बड़ौदा में चकबंदी अधिनियम पास किया गया था। पहली योजना के प्रारंभ होने से पहले ही उत्तर प्रदेश, पंजाब, तत्कालीन बम्बई राज्य और हैदराबाद में चकबंदी कानून बनाए जा चुके थे। वर्तमान में देश की अधिकांश राज्यों में चकबंदी के कानून हैं। स्वतंत्रता के समय कितना प्रतिशत कृषि भूभाग जमींदारी व्यवस्था की अधीन था? आपका सही जवाब होगा 57%, ऑप्शन सी। स्वतंत्रता के समय 57% कृषि भूभाग जमींदारी व्यवस्था के अधीन था। इस व्यवस्था के अंतर्गत किसान भूमि का असली मालिक नहीं होता था। जमींदारी व्यवस्था, वह केवल जमीन पर खेती करता है और उपज का एक हिस्सा जमींदार को देता है। किसमें? जमींदारी व्यवस्था में। चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से कौन से कारक चकबंदी कार्य में प्रमुख बाधक साबित हुआ? राज्यों में चकबंदी कानूनों का होना, राज्यों का केवल ऐच्छिक चकबंदी पर ध्यान देना, कृषकों में पैतृक भूमि के प्रति मोह होना। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन चकबंदी कार्य के संबंध में सही नहीं है? यहाँ पर आपका सही जवाब होगा चकबंदी अधिकारी के पास तकनीकी ज्ञान का अभाव होना बिल्कुल सही है। अधिकारी वर्ग का पक्षपातपूर्ण व्यवहार, चकबंदी अधिकारी का चकबंदी के प्रति प्रयत्नशील रहना, यह भी सही है। चकबंदी कार्य से संबंधित चकबंदी से भूस्वामी एवं कृषक संतुष्ट होना, यह बात पूर्णतः सही नहीं है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चकबंदी कार्य से भूस्वामी और कृषक के बीच असंतोष की भावना उत्पन्न हुई थी, अतः वे संतुष्ट नहीं थे। भूस्वामी का भूमि के प्रति मोह था, जो नहीं चाहता था कि यह कार्य सफल हो। वहीं प्रशासनिक कार्य में अधिकारियों की पक्षपातपूर्ण कार्य प्रणाली, भ्रष्टाचार, इच्छा शक्ति कारण किसान भी संतुष्ट नहीं थे, अतः विकल्प डी सही है। राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम नाम से नवीन योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? आपका सही जवाब होगा वर्ष 2008, ऑप्शन सी। वर्ष 2008 में भूमि अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण तथा राजस्व प्रशासन को सुदृढ़ बनाना,
एवं भूमि अभिलेखों को अद्यतन करना को लेकर एक नवीन योजना राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया कब? 2008 में। इसके अंतर्गत खतौनी के डाटा का वैलिडेशन, खसरा अभिलेखों की फीडिंग, नक्शा का कंप्यूटरीकरण आदि कार्य किया गया। डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम की प्रमुख उद्देश्य कौन से हैं? इसका उद्देश्य भूमि अभिलेखों को आधुनिकीकरण करना, भूमि संपत्ति विवादों को कम करना, भूमि अभिलेखों को पारदर्शी बनाना। उपरोक्त सभी ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम 1 अप्रैल 2016 से पूर्णतः केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित योजना के रूप में नवीकरण किया गया। इसका उद्देश्य भूमि अभिलेखों के प्रबंधन को आधुनिकीकरण करना, भूमि संपत्ति विवादों के दायरों को कम करना, भूमि अभिलेख रखरखाव प्रणाली में पारदर्शिता लाना और देश में अचल संपत्तियों के लिए गारंटीकृत निर्णायक अधिकार की और बढ़ने की सुविधा प्रदान करना। निम्न में से कौन से राज्य ने भूमि अभिलेखों का 100% कंप्यूटरीकरण का लक्ष्य पूरा किया? कर्नाटक, ऑप्शन बी। भारत का कर्नाटक तथा उड़ीसा राज्य ने भूमि अभिलेखों का 100% कंप्यूटरीकरण का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। अन्य राज्यों ने लगभग 80 से 90% रिकॉर्ड को कंप्यूटरीकृत किया है और देश के राज्यों ने डिजिटल हस्ताक्षरित रिकॉर्ड भी जारी करना शुरू कर दिया है। इस प्रकार डिजिटलीकरण को देश की राज्यों की अंतर प्रगति के साथ लागू किया है। भारत का कौन सा राज्य डिजिटल हस्ताक्षरित रिकॉर्ड को कैडस्ट्रल मैप्स दर्ज क्षेत्र का रिकॉर्ड स्वामित्व और जमीन के मूल से जोड़ने की प्रक्रिया को पूरा कर लिया है? आपका सही जवाब होगा त्रिपुरा, ऑप्शन ए। देश का गोवा, उड़ीसा और त्रिपुरा राज्य ने डिजिटल हस्ताक्षरित रिकॉर्ड को कैडस्ट्रल मैप्स यानी क्षेत्र का रिकॉर्ड स्वामित्व और जमीन का मूल्य से जोड़ने की प्रक्रिया को पूरा कर लिया है और कुछ राज्यों की प्रक्रिया धीमी है जिसमें स्वामित्व के हस्तांतरण की रिकॉर्ड को केवल 50% गांव में ही कंप्यूटरीकृत किया गया है। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2020 में डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम में सर्वोत्तम प्रथाओं पर एक पुस्तिका जारी की गई जिसमें किन राज्यों की अपनाई गई प्रथाओं की सूची नहीं है? ऑप्शन यहां पर आपका डी सही जवाब होगा, तमिलनाडु। प्रश्न में दी गई पुस्तिका में देश के 9 राज्यों द्वारा अपनाई गई प्रथाओं की सूची शामिल है। इसमें 9 राज्य क्रमशः कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, राजस्थान है। इस सूची में पंजीकरण, नामांतरण, सर्वेक्षण, निपटान, भूमि अधिग्रहण, प्रौद्योगिकी पहले एवं विधिक तथा संस्थागत अवधारणा के क्रियान्वयन में उत्पन्न त्रुटियों को भी शामिल किया गया है। देश के लगभग कितने प्रतिशत गांवों ने मानचित्रों की वास्तविक समय का अध्ययन करना शुरू कर दिया है? ऑप्शन बी 21%। डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के प्राप्त आंकड़ों के तहत देश के केवल 21% गांवों ने मानचित्रों की वास्तविक समय का अध्ययन करना शुरू कर दिया है। देश के गांवों के 45% सर्वेक्षण और पुनः सर्वेक्षण के काम में स्थानिक डाटा का प्रयोग किया जाता है, जो स्थानिक डाटा को अपडेट करने में सहायक होता है। केंद्र सरकार के पंचायती राज मंत्रालय द्वारा स्वामित्व योजना की घोषणा कब की गई है? स्वामित्व योजना, यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अप्रैल 2020 में। केंद्र सरकार के पंचायती राज मंत्रालय द्वारा स्वामित्व योजना की घोषणा अप्रैल 2020 में की गई। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को रिकॉर्ड ऑफ राइट्स देने के लिए संपत्ति कार्ड का वितरण किया जाना है। इस योजना की क्रियान्वयन की अवधि वर्ष 2020 से 24 है। अगला प्रश्न अंतिम प्रश्न है 31 नंबर की। स्वामित्व योजना के तहत 11 अक्टूबर 2020 को कितने भूमि मालिकों को प्रॉपर्टी कार्ड बांटा गया है? ऑप्शन यहां पर बी सही जवाब होगा, 1 लाख। स्वामित्व योजना के तहत 11 अक्टूबर 2020 को 1 लाख भूमि मालिकों को प्रॉपर्टी कार्ड बांटा गया। यह एक ऐतिहासिक पहल है। इससे गांव में लोगों को अपनी संपत्ति का मालिकाना हक प्राप्त होगा।
इससे गांव में ज़मीनों का विवाद कम होगा। यह आत्मनिर्भर भारत अभियान की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। इसी 31वें प्रश्न के साथ आपका चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट हो जाता है।